तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में। उत्तराखंड में दिग्गज कांग्रेस नेता हैं हरीश रावत। केंद्र में कई वर्षों तक मंत्री रहे, अनेकों बार सांसद रहे, विधायक रहे। पिछली बार कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व करते हुए चुनाव लड़ी थी कांग्रेस बुरी तरीके से हारी और उससे भी बुरी तरीके से स्वयं हरीश रावत हारे। मुख्यमंत्री रहते हुए दो दो विधानसभा क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों जगह पराजय का सामना किया। लेकिन एक बार फिर उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की हसरत है। लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्टी में लोग विकल्प भी ढूंढ रहे हैं, चाहे वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, सब अपनी नई संभावनाओं को देख रहे हैं। हरीश रावत इससे हलाकान है। कभी वो पंजाब के प्रभारी रहा करते थे, अचानक उन्होंने आज ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि चुनाव में हमें तैरने के लिए कहा गया है और संगठन के जो तमाम लोग हैं वो हाथ पैर बांध दे रहे हैं, मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। मन करता है कि हरीश रावत बहुत हो गया, विश्राम किया जाए। 2 ट्वीट उन्होंने यहाँ तक किए और तीसरे में अपनी इच्छा को फिर जाहिर किया। फिर मन में विचार आता है, ना दैन्यम ना पलायनम। कुल मिला के हरीश रावत ने अपने असंतोष को, अपनी नाराजगी को, अपनी क्षुब्धता को और शायद अपनी महत्वाकांक्षा को सार्वजनिक रूप से इस उम्मीद के साथ प्रकट किया कि कांग्रेस आला कमान इस संदर्भ में हस्तक्षेप करे और उन्हें चेहरे के तौर पर घोषित करे। पर क्या उनकी ये कोशिश उत्तराखंड में जो कांग्रेस की संभावनाएं थोड़ी बेहतर देखी जा रही है उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं कर देगी? क्या उत्तराखंड में सीएम का चेहरा होने के लिए हरीश रावत की ये कोशिश पार्टी के लिए मुश्किलें तो नहीं बढ़ा देगी? क्या उत्तराखंड के संदर्भ में अब कांग्रेस के सम्मुख वैसा ही संकट खड़ा तो नहीं होता जा रहा है जैसा पंजाब के संदर्भ में देखने को मिला था? इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देश के ख्यातिनाम संपादक श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे श्रवण जी के पास चलते हैं और श्रवण जी से समझने की कोशिश करते हैं कि हरीश रावत के आज के 3 ट्वीट और कोशिश और उसके बाद दिल्ली से तमाम नेताओं का बुलावा क्या कहती है श्रवण गर्ग जी की दृष्टि? देखिए, इसमें कोई साधारण समय हो, कांग्रेस सत्ता में हो केंद्र में, और जैसा कि 2014 के पहले की स्थिति थी देश में, उस तरह का माहौल हो तो कांग्रेस में सारी चीजें बर्दाश्त के भीतर हैं। हम सिर्फ उत्तराखंड को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखें। जैसे कि मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है, मान लीजिए जी, कि पहले आसाम, फिर पंजाब और अब जो है उत्तराखंड। वो कह रहे हैं कि पूरा भोग जो है, भोग पूरा ही पाउंड है, तो कसर नहीं रह जाए कोई, उन्होंने जो कहा है। अब सवाल यह है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस को चला रहे हैं जी, वो वास्तव में क्या चाहते हैं? कांग्रेस में किस तरह की कांग्रेस चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हरीश रावत को पंजाब का चार्ज दिया गया और हमने देखा कि पंजाब में हरीश रावत पंजाब में काम कर रहे थे और प्रियंका और राहुल पंजाब के ऊपर दिल्ली में समानांतर तरीके से काम कर रहे थे। उत्तराखंड में आपने हरीश रावत को भेजा, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहां काम कर चुके हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, और वहां आपने दिल्ली से एक देवेंद्र यादव नाम के व्यक्ति को भेज दिया है जी। और वो हरीश रावत के जिम्मे काम भी है और उन्होंने जैसा कहा है कि समुद्र में भी फेंक दिया गया है और उनके हाथ पैर भी बांध दिए गए हैं और मगरमच्छों के बीच छोड़ दिया गया है। मेरा अब हिमांशु जी केवल एक छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस में ये स्थिति क्यों होना चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह की किसी स्थिति की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते कि वहां इस तरह का कोई ट्वीट भी नहीं कर सकता और वहां जिस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है वो भी सबको पता है कि असंतुष्टों के लिए मार्गदर्शक मंडल है और उनके लिए कहीं जगह नहीं है। पर कांग्रेस में ये स्थिति क्यों है जबकि कांग्रेस इतने संकट में है? गोवा में आपने देखा कि पूरी की पूरी कांग्रेस छोड़ के चली गई,
पूरी की पूरी। जी अब शायद कांग्रेस में 2 लोग बचे हैं। जी उत्तराखंड में आप देख रहे हैं किस तरह से, मतलब उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वो कांग्रेस के लोगों से बनी थी, जी और आज जब कांग्रेस की फिर से सत्ता में आने की स्थिति है तो कांग्रेस कह रही है कि हमको सत्ता में नहीं आना, भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए। जी तो मैं इसमें हरीश रावत की कोई मतलब महत्वाकांक्षाओं की गलती नहीं मानता हूं। अगर वैसा अगर है, जी आपका मानना है, जी तो फिर आपको अमरिंदर सिंह के बारे में भी उसी तरह से बात करना चाहिए जी कि उन्होंने भी जिस तरह से किया पंजाब में, कि परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और एक नई पार्टी स्वीकार कर ली, और सिद्धू के साथ पहले दिन से उनका संघर्ष चलता रहा, जी और दिल्ली दरबार जी की नजरों के सामने वो पूरी चीजें होती रही। जी तो आप इसको क्या कहेंगे, मतलब इसको हरीश रावत की जैसा आप बता रहे हैं महत्वाकांक्षाएं हैं और वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से हटाना नहीं चाहते हैं, तो क्या इसको आप गलत मानते हैं, कि आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए पार्टी में? क्या क्या इसको मानते गलत हैं? मानते हैं, ये उनका श्रवण जी का सवाल है कि क्या मैं ऐसा मानता हूँ। सवाल मेरे मानने का नहीं, कांग्रेस पार्टी किस रूप में मान रही है। हरीश रावत इतने बड़े नेता हैं, चुनाव सर पर है और नेता अंतर्द्वंद में उलझे हैं। प्रीतम सिंह रावत जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, एन चुनाव से पहले उनकी भूमिका बदल दी गई। 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। इस बार वो अपने लिए भी संभावनाएं देख रहे हैं। हरक सिंह रावत जैसे तमाम नेता पार्टी छोड़कर हरीश रावत के कारण ही गए थे, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो कुल मिला के कांग्रेस करेगी क्या, ये जानने में दिलचस्पी है। मथुरा दास दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश महामंत्री हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। उनसे समझने की कोशिश करते हैं, ऐसी विचित्र स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है। क्षेत्र में रहना चाहिए था, सारे नेता दिल्ली की ओर भाग रहे हैं, बुलावा आया है। क्या कहेंगे जोशी जी? दिल्ली की तरफ नहीं भाग रहा है। देखिए, दिल्ली में भी काम होता है, दिल्ली में भी बैठकें होती हैं जी और तमाम तरह की चर्चाएं हैं। दिल्ली में पार्टी का हाईकमान है, दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और चर्चा करेंगे, जाएंगे, वो आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। इसलिए दिल्ली जा रहे हैं और हर हमेशा गए हैं। दिल्ली कोई नई बात नहीं है, कहीं पार्टी में कोई विवाद नहीं है। ठीक है, हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठतम नेता है और परिवार के मुखिया हैं। अगर उन्होंने कोई बात की है तो सुझाव के तौर पर भी उसको देखा जा सकता है। उनके सुझाव है, पार्टी उनके सुझाव पर गौर करेगी, विचार करेगी। माफ करें और जोशी जी, ये सुझाव नहीं, ये शिकायत है। भाषा की जितनी समझ हमें है उसके अंदर इसमें सुझाव तो कहीं नहीं है। उसमें वो लिख रहे हैं, है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय हरीश रावत ये बंद कमरे में नहीं बल्कि ट्विटर के माध्यम से पूरी दुनिया से कह रहे हैं। इसे सामान्य माना जाए, सुझाव माना जाए? वाकई जोशी जी, आपने सुझाव माना इसे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेरा मानना है। आपका मानना अलग है, मेरा मानना अलग है। आप उसका कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। रवि वहां पहुंचे पत्रकार, ये अलग चीजें हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि वो हमारे वरिष्ठतम नेता है जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता है। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उनकी बात पर पार्टी अमल करेगी, पार्टी विचार करेगी, पार्टी उस पर मंथन करेगी, चिंतन करेगी और उनकी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए पार्टी हाईकमान ने बैठक भी बुलाई है। कल उस पर चर्चा होगी और उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसमें गौर होगा। अब जोशी जी बोले कि हाँ, उनकी बात पर चर्चा के लिए पार्टी ने बैठक बुलाई है। पर सुरेश जोशी जी मेरे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हरीश रावत की इस व्यथा के संदर्भ में सुरेश जी, भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं की बड़ी जरूरत महसूस होती है कि हरीश रावत के लिए कोई जगह आप देख पा रहे हैं? ये जानने में हम लोगों की दिलचस्पी है, क्योंकि ऐसे जब भी कोई मौके आते हैं भारतीय जनता पार्टी की खिड़कियां ही नहीं बल्कि दरवाजे भी तोड़कर रास्ता साफ किए हुए रहते हैं। देखिए मानसी जी, ये जो प्रकरण 1-2 दिन से नहीं तैर रहा है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। जी
और इसका हरीश रावत जी ने ट्वीट तो सोशल मीडिया में कल किया, जी लेकिन उससे पहले उन्होंने 2-3 बार फेसबुक पोस्ट भी लिखी थी। जी और उन्होंने एक तरह से कल के ट्वीट में उनके एक प्रवक्ता हैं, शायद आपने देखा नहीं देखा, हरीश रावत जी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र अग्रवाल। सुरेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जो इस प्रदेश को चलाने वाले कांग्रेस के नेतृत्व के लोग हैं जी वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। यहाँ तक वो बोल गए कल। जी मैं 2-3 चैनल में उनके साथ बहस पे भी था। जी और सुरेंद्र अग्रवाल जी हरीश रावत जी की नाक कान आंख समझे जाते हैं। जी और आज हरीश रावत जी सुबह से घर पे थे। जी 2-2:30 बजे जब वो बाहर आए, पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा, तो आज भी उन्होंने कहा कि मैंने ट्वीट पे कुछ भी गलत नहीं लिखा है, मैंने सारी चीजें सही लिखी हैं, ये मेरी वेदना है। अगर जी। आपके संपादक वो वहां के आपके एंकर्स अगर आज कोई गए होंगे उनके पास, आज भी उन्होंने ये बोला। जी अब देखिए, ये सारे प्रकरणों से ये बड़ा स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के अंदर इस समय बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी फूट है, और कांग्रेस एक और विभाजन की ओर दिख रही है। अब जी। होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि अगर हम आज चर्चा कर रहे हैं तो हरीश रावत जी एक बड़े नेता हैं। जी। और आज मैं देख रहा था, अभी रेटिंग देख रहा था कि उनकी जो टीवी चैनल से में भी आज पूरे दिन की रेटिंग है, 4-5वें नंबर में घूम रहे थे इसके अंदर। जी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि भाई उस नेता को जो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, अब कांग्रेस ने कल बुलाया है दिल्ली में, आदरणीय मथुरा जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस बुला रही है, तो ये एक तरह से उनके परिवार का मामला है। जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि जो सुरेंद्र अग्रवाल जी ने का प्रश्न खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जी। मुझे याद आ रही है कि जो 23 लोगों ने दिल्ली में एक बार सोनिया जी और राहुल जी के उस पर मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने कहा था, तब राहुल जी ने भी यही कहा था कि जिसको कांग्रेस से जाना है चले जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट मुझे कांग्रेस में नहीं चाहिए, ये उन्होंने बोला था। जी। अब कल वो क्या कहेंगे? कल अगर उस वाक्य को वो दोहराएंगे, क्योंकि हरीश रावत जी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुली चुनौती दी है जी। इस ट्वीट के माध्यम से और सुरेंद्र अग्रवाल जी के वर्जन के माध्यम से। अब कल का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण सुरेश होगा। जोशी, आपकी पूरी बात में सुरेंद्र अग्रवाल बड़े महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र अग्रवाल जी ने ऐसा कहा है, सुरेंद्र अग्रवाल जी ने ऐसा बताया है। मेरी जानने में दिलचस्पी है कि सुरेंद्र अग्रवाल जी का कहा हुआ अक्षरशः सत्य है, ऐसा आपकी मान्यता है? तो जानने में दिलचस्पी है वाकई आपने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एजेंट छोड़ रखे हैं कांग्रेस में? आप इस बात को भी मानते हैं? क्योंकि सुरेंद्र अग्रवाल की बात में बहुत भरोसा करना चाहते हैं आप। नहीं, हम तो देखो किसी की बात पर भरोसा नहीं करते। हिमांशु जी, देखिए है क्या कि ये पूरा उत्तराखंड जानता है, कांग्रेस के सारे मित्र भी जानते हैं कि सुरेंद्र जी और हरीश रावत जी नाक कान आंख हैं एक तरह से, आप ये कह सकते हो। तो अगर वो टीवी चैनल पर आ रहे हैं और उनको इस बात को बोले हुए 24 घंटे से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर सुरेंद्र अग्रवाल जी की बात पे वजन नहीं है तो गोदियाल जी ने उस पर कहना चाहिए था कि सुरेंद्र अग्रवाल को तुरंत पार्टी से निष्कासित करो, क्यों नहीं कहा गया? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है। मैं तो ये बतलाना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि कांग्रेस के जो लोग प्रदेशों में प्रभारी बनाए जा रहे हैं, कांग्रेस संगठन को चला रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हिमांशु जी कैसे हो सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है। सुरेश जोशी जी इतना कहना चाहते हैं, उनके लिए आनंद के क्षण हैं। वो जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 6-8 महीने से अपने अंतर्द्वंद से गुजर रही थी, वो अब कांग्रेस के इस द्वंद्व को देखकर आनंदित है। मथुरा दत्त जोशी जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जब सुरेश जोशी जी अपनी बात कर रहे थे। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर वापस श्रवण जी के पास चलते हैं। जी मथुरा जी। देखिए सुरेश जोशी जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो बात को बड़ी घुमा फिरा के कह रहे हैं। जी। सुरेंद्र अग्रवाल जी ने बहुत ही सहजता से कहा है, गलत नहीं कहा है उन्होंने। जी। कह दिया उन्होंने पार्टी के एजेंट है जो पार्टी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं जी। या पार्टी में विवाद पैदा करना चाहते हैं। तो बाकी तो सुरेंद्र अग्रवाल जी ने कोई बात नहीं की, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने ये करे कि निकालने की बात, ये हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आदमी अपनी बात कह सकता है, अपनी बात कह रहा है और उन्होंने अपनी बात कही है। सुबह अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ये सुरेंद्र अग्रवाल जी के अपने विचार हो सकते हैं और हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। वो हरीश रावत जी के निश्चित रूप से मीडिया सलाहकार रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके बहुत ही निकट रहे हैं, आज भी निकट हैं, हम लोग भी निकट हैं। हम लोग भी दिन में
माननीय हरीश रावत जी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर गए थे। आपके सारे संवाददाता भी हमको वहां पर मिले। ठीक है, हमारे वरिष्ठतम नेता है, हम उनकी बात का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है, मैंने कहा ना कि उनकी बात पर बिल्कुल विचार होगा और पार्टी हाईकमान बिल्कुल उनकी बात पर अमल करेगा। जो भी जोशी जी, उनके आप बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, आपसे जानना चाहता हूं, ऐन चुनाव के मौके पर पार्टी का वरिष्ठतम नेता राज्य का इस प्रकार से अपनी पीड़ा का सार्वजनिक प्रकटीकरण कर रहा है, क्या ये प्रकटीकरण पार्टी की संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है? आपका राजनीतिक अनुभव इतना है, कोई टिप्पणी करेंगे इस पर? नहीं, कोई नुकसान नहीं करता है। देखिए, हरीश रावत जी वरिष्ठतम नेता है, मैंने कहा चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन हैं। चुनाव लड़ाने की, चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है जी। उन्होंने कोई बात कही है तो पार्टी के हित में कही है, पार्टी के हित के लिए कही है। अगर वो पार्टी के हित में जितना भी होगा उसका उपयोग किया जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, मथुरा दत्त जोशी जी का ये कहना है। तो मैं वापस श्रवण जी आपके पास आता हूँ। आपके पास में 5 दशक से ज़्यादा का तजुर्बा है पत्रकारिता के क्षेत्र का और सार्वजनिक जीवन का। माननीय मथुरा दत्त जोशी जी ये कह रहे हैं कि चुनाव अभियान समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो कुछ सार्वजनिक कहा है ट्विटर के माध्यम से, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप भी इसी राय के साथ हैं? इससे पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसी बातें होती रहनी चाहिए, ऐसी बातों से ही पार्टी मजबूत होती है। मानना बहुत ज्यादा नुकसान होगा जी। और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए जी। हरीश रावत अगर इतने ज्यादा कुंठित हैं जी। और पार्टी के हित में अगर वो काम कर रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो वो उनको अमरिंदर सिंह की तरह काम नहीं करना चाहिए। मतलब आज उत्तराखंड को लेकर सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, मतलब जितने राज्य हैं उनमें सरकार बनाने की, पंजाब के भी मुकाबले, उत्तर प्रदेश के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 2-2 मुख्यमंत्री वहां बदलना पड़े और एंटी इनकम्बेंसी वहां जबरदस्त है उत्तराखंड में। ऐसी स्थिति में अगर, और खास करके इन परिस्थितियों में हरीश रावत जिस तरह से पंजाब के मामले को हैंडल कर चुके हैं कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच का जो संघर्ष उन्होंने स्वयं ने हैंडल किया है पंजाब छोड़ने के पहले। तो अब उत्तराखंड में वो स्वयं उसी तरह का संघर्ष पैदा कर रहे हैं जो वहां उन्होंने पंजाब में देखा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हरीश रावत चाहे जितनी, जो हमारे मथुरा दत्त जी जो कह रहे हैं, चाहे हरीश रावत की बात में चाहे जितना वजन हो, उनको जिस तरह से ट्विटर पर उन्होंने अपने आप को सार्वजनिक किया है, वो थोड़ा सा ही नहीं, बहुत ज्यादा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। और उनके साथी जो भी हैं अग्रवाल, उनका अगर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ एजेंट कांग्रेस में हैं, तो अब ये आरोप भी लग सकता है कि हरीश रावत भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है श्रवण जी की है कि कुल मिला के इस ट्विटर से आखिरकार लाभार्थी कौन है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी होती नजर आ रही है। मैं एक टिप्पणी और चाहता हूँ श्रवण जी, क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने मात्र से हरीश रावत संतुष्ट नहीं है? उनकी कोशिश, उनका प्रयास दरअसल मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा घोषित होने को लेकर है और पार्टी इस बात को संज्ञान में नहीं ले रही है, इसलिए ये ट्वीट उस फैसले को कराने की कोशिश है। ये तरीका गलत है ना जी। ये तरीका हो ही नहीं सकता कि आप ट्विटर के जरिए, दबाव के जरिए पार्टी हाईकमान को जनता के सामने जाकर इस तरह का दबाव बनाएं। वो तो पार्टी को, मतदाताओं के बीच में किस तरह का मैसेज जाएगा हरीश रावत को लेकर और कांग्रेस को लेकर। और सवाल इस चीज का है, और सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस है, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी देख रही हैं वो किस तरह से हैंडल कर रही हैं चीजों को, कि एक के बाद एक राज्य में इस तरह से विद्रोह हो रहा है। तो
क्यों हो रहा है? मतलब एक तरफ तो प्रियंका गांधी मैदान की लड़ाई लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ उत्तराखंड में इस तरह का संघर्ष पैदा हो रहा है, पंजाब में इस तरह का संघर्ष पैदा हो रहा है। तो क्या कारण है कि ये कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है अपने क्या कारण घर? है कि कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है? और कुल मिला के ये तरीका तो गलत है। श्रवण जी स्पष्ट राय के साथ है। तो मैं अब वापस आता हूं सुरेश जोशी जी आपके पास। कांग्रेस का अंतर्द्वंद सार्वजनिक हो रहा है, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का अंतर्द्वंद भी सार्वजनिक हो रखा है। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी सरकार 3-3 बार खारिज होती हुई महसूस हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए गए, हरक सिंह रावत हटाए गए, पुष्कर धामी लाए गए। आपसे जानना चाहते हैं, क्या अब आपकी पार्टी की संभावना कुछ बेहतर हो रही है कांग्रेस की इस बदहवासी को देखकर, कांग्रेस के अंतर्द्वंद को देखकर? क्या वो आपके संदर्भ में कोई उम्मीद रखें? अन्यथा राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं 5 राज्यों में कांग्रेस की सबसे बेहतर संभावना है उत्तराखंड में। देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊं जी। कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती है, कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाती है, मंत्री बनाती है। जी हम कार्यकर्ता से नेता डेवलप करते हैं। जी अब जब कार्यकर्ता को हमने नेता बना रखा है, उसको हम जिम्मेदारी देते हैं। ये मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री के पदों का कोई विषय नहीं है, ये जिम्मेदारी का विषय है। जी। अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी से उसको बाहर मुक्त किया गया तो दूसरा आया। तो आपने देखा होगा कि बहुत राज्यों में ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हमारे साथ आई, जी लेकिन किसी भी राज्य में न तो कोई सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल का सहारा लिया गया, न कहीं पर फेसबुक का सहारा लिया गया, न अखबार मीडिया का सहारा लिया गया। लेकिन अब आप कल्पना करिए कि कांग्रेस के अंदर पंजाब में अगर मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो क्या स्थितियां, परिस्थितियां बनी, आपने सब देखा। राजस्थान में किस तरह से आज स्थिति है, वो सब आपने देखा। मध्य प्रदेश आपने देख लिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इसकी तुलना नहीं कर सकते, पहला विषय। दूसरा यह है कि आज जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए, मथुरा दत्त जी की ने कहा कि हरीश रावत जी बड़े नेता, वास्तव में बड़े नेता। 1980 से लेकर लगातार वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 12 चुनाव वो लड़ चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 4 लोकसभा के चुनाव जीते और 1 विधानसभा का चुनाव जीता। बाकी 7 चुनाव वो हार गए। 7 हारे, 4 जीते। ये बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद मैं दूसरी बात से बतलाना चाहता हूं, जो 2 दिन पहले तक पूरे प्रदेश में उत्तराखंडियत पर वो अपने जो है कि संबोधन कर रहे थे कि मैं उत्तराखंड को उत्तराखंडियत दिलाना चाहता हूं, यानी उत्तराखंड का विकास करना चाहता हूं, उत्तराखंड का भला करना चाहता हूं। अब आज उनका ट्वीट कहता है कि हरीश रावत के साथ अन्याय हो रहा है, हरीश रावत के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। यानी हरीश रावत क्या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री या सरकार हरीश रावत अपने लिए और अपने परिवार के लिए बनाना चाहते हैं क्या? ये विचारणीय प्रश्न है कांग्रेस के सामने जो खड़ा हो रहा है। भाई, जो व्यक्ति कल तक कह रहा था कि मुझे उत्तराखंड में उत्तराखंडियत के आधार पर चुनाव लड़ाना है और लड़ना है, आज वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना है, बनाओ और डिक्लेयर करो, और मेरे बच्चों को भी डिक्लेयर करो। आप उनके ट्वीट पढ़िए, आप उनका फेसबुक आईडीज को देखिए, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि भाई कांग्रेस पुनः उत्तराखंड में उसी भ्रष्टाचार को, उसी जो लूट खसोट की राजनीति को जो 2012 से 17 तक उन्होंने चलाई, उसको पुनर्जीवित करना चाहती है। अब ये तो कांग्रेस के आला कमान को उस पर फैसला करना है कल बैठ करके कि वो ऐसी परिस्थितियों में जो व्यक्ति उत्तराखंड के लिए ये सोच रख रहा है उसको आगे बढ़ाती है, या कांग्रेस का कोई और विषय आता है। कांग्रेस का कोई और विषय आता है। सुरेश जोशी जी का मन में लड्डू फूट रहे, उन्हें लग रहा है कि अब हरीश रावत के संदर्भ में कोई ना कोई फैसला नकारात्मक रूप से हो ही जाएगा, माहौल ऐसा बन गया है। तो मथुरा जी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। कुल मिला के चाहे श्रवण गर्ग जी जो देश के बहुत ही सुधी पत्रकार हैं, उनका भी मानना है कि नेता बड़े हो सकते हैं हरीश रावत, अनुभवी हो सकते हैं, पर वो जो तरीका अपना रहे हैं वो तरीका कम से कम पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और बाकी जो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उनकी बात तो आप सुन ही रहे होंगे जोशी जी, अभी भी इत्तेफाक रख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, चल जाएगा। देखिए श्रवण कुमार जी वरिष्ठतम पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से मैं जानता हूं, उनका अपना अनुभव है। तो जो बात कहेंगे ठीक है, उनकी अपनी बात है, वो अच्छी बात है। वो चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, पत्रकारिता में उनका अपना अनुभव है। हम उस बात को कतई नहीं नकार सकते, हम उसको
ये उनकी बात पर कहीं फैन बस लगाने की हमारी ना हैसियत है, ना हम उसमें कुछ कहना चाहें। जी लेकिन जो सुरेश जोशी जी ने कुछ बातें कही है, मेरी उसमें आपत्ति है। जी पहली आपत्ति है कि हरीश रावत जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चों को टिकट दीजिए। हरीश रावत जी का व्यक्तित्व कभी अपने बच्चों को टिकट दे सकता था, चुनाव लड़वा सकता था। उन्होंने कभी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया, न कभी परिवारवाद की बात की, न अपने बच्चों के लिए कभी टिकट मांगा, न उनकी एप्लीकेशन कभी। ये बात बिल्कुल गलत बात है और मैं खैर सुरेश जोशी जी को, उनको अधिकार है बोलने का, उस पक्ष के हमारे नेता है, पार्टी हमारे मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता है, तो उनको आरोप लगाना है वो लगाएंगे आरोप, कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, कहीं कुछ नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए, हाँ, चर्चा करना, अपनी बात कहना कोई गलत बात नहीं। हमने कहा ना हरीश रावत जी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है चुनाव लड़ाने की जी। वो अगर कोई बात सोच के कोई बात लिख रहे होंगे तो हमसे बेहतर जानते हैं कि मैं पार्टी का नुकसान कर रहा हूँ कि फायदा कर रहा हूँ। उन्होंने कभी सपने में भी पार्टी के नुकसान की बात नहीं सोची। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, सुरेश जोशी जी भी बैठे हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, वो भी जानते हैं, और श्रवण कुमार जी को भी मालूम होगा। आपने देखा 2002 में जब 2000 में राज्य बना, राज्य बनने के बाद हमारे पास एक विधायक नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक विधायक नहीं था कांग्रेस पार्टी का। सरकार भाजपा की बनी, राज्य बन गया। राज्य बनने के बाद हरीश भाजपा की बहुमत की पूर्ण मतलब एक ही सरकार थी, सारे विधायक इनके थे। 2-3 विधायक आपके सपा के, 2 विधायक शायद सपा के थे, और एक विधायक इंदिरा जी शिक्षक दल की एमएलसी थी, तो वो कांग्रेस जब उत्तराखंड में आई तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। ऐसे ही केसी सिंह बाबा जो तिवाड़ी कांग्रेस से जीत के आए थे, वो कांग्रेस से सदस्य हो गए। 2 व्यक्ति हमारे पास भी थे। लेकिन 2002 का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा सारा प्रचार, सारी जिम्मेदारी हरीश रावत जी कांग्रेस के अध्यक्ष, सारा चुनाव लड़ाया और बहुमत की सरकार लाए। लाने के बाद 25 विधायक उनके साथ थे। हाईकमान ने निर्णय लिया कि तिवाड़ी जी मिनिस्टर होंगे, तो हरीश रावत जी ने शहर से स्वीकार किया। तिवाड़ी जी को 5 साल मुख्यमंत्री रहे तिवाड़ी जी, कहीं पर कोई सरकार को कोई गफलत में नहीं डाला, न सरकार के खिलाफ कहीं बोले, न सरकार को गिराने की बात की, और पूर्ण समर्थन के साथ 5 साल पूरी सरकार चली। और हरीश रावत जी चाहते तो कभी पार्टी तोड़ सकते थे, कभी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते थे या पार्टी को नुकसान कर सकते थे, कभी नहीं किया। वही हाल 2012 में हुआ, आपने देखा। तब भी 2012 में चुनाव अभियान समिति के वो चेयरमैन थे, बहुगुणा जी के मुख्यमंत्री हो गए, तब भी उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। तो वो ठीक है, पार्टी में अपनी बात कहना एक अलग जोशी बात है। जी, मेरे पास समय सीमित है, एक सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के इतने समर्पित सिपाही और सेनापति रहे हरीश रावत, एक सीट नहीं थी, 2002 में प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। कांग्रेस को क्या चढ़ रही है हरीश रावत से कि उन्हें मुख्यमंत्री न बना के नारायण दत्त तिवारी को बनाया? सवाल है। 2012 में फिर हरीश रावत ने संघर्ष किया, स्पष्ट बहुमत प्रदेश में मिला, लेकिन हरीश रावत के ऊपर वरीयता विजय बहुगुणा को दी गई। क्या परहेज रहा हरीश रावत से? और वो हरीश रावत आज उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर एक बार फिर खंदक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर महसूस कर रहे हैं पार्टी उनके साथ फिर से ठीक नहीं कर रही। ऐसी शिकायत क्या है हरीश रावत से, जानने में हमारी दिलचस्पी है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। पार्टी का अपना निर्णय होता है और पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही की तरह हरीश रावत जी ने पार्टी के हर निर्णय का सम्मान किया जी, और उन्होंने कहा कि आज भी पार्टी का जो निर्णय होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। ठीक है, आप पार्टी में बोलने की आजादी है, उसमें कौन सी बड़ी बात कुल मिला के जोशी जी कह रहे हैं बोलने की आजादी है, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात है जोशी जी, बड़ी बात यह है कि आपके सबसे बड़े नेता का सार्वजनिक रूप से असंतोष का ये प्रकटीकरण कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता को भेदता है और जनता के बीच में असमंजस पैदा करता है, और साथ ही आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में प्रसन्नता का दौर पैदा करता है। क्या आपकी पार्टी इस परिस्थिति को समझेगी और अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के संदर्भ में कोई सम्मानजनक ऐसा फैसला लेगी ताकि इस प्रकार के ट्वीट की पुनरावृत्ति की नौबत कम से कम चुनाव के दौरान ना आए? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर मर्म की बात यह है कि हरीश रावत के एक बयान से उत्तराखंड की कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम और कांग्रेस इस समय पर्याय बने हुए हैं।
क्या उत्तराखंड के संदर्भ में कोई समाधान कांग्रेस नेतृत्व दे पाएगा, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वो इंतजार हम कर लेंगे, लेकिन अब समय है आज के शेर का। जिस प्रकार से हरीश रावत ने अपने बयानों को पिछले कुछ समय से बदला है, उसने कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी आघात पहुंचाया है। कभी वह बोलते हैं कि मैं किसी दलित को मुख्यमंत्री होते हुए देखना चाहता हूं, कभी वह बोलते हैं कि अब मेरी मुख्यमंत्री के संदर्भ में कोई अपेक्षा नहीं रह गई है, कोई कामना नहीं रह गई है, कभी वह अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम बार देखना चाहते हैं, कभी वो संन्यास ले लेना चाहते हैं, कभी वह ना दैन्यम ना पलायनम करना चाहते हैं। तो ऐसे हालातों को लेकर एक कमाल का शेर हमें मिला। वो शेर ये कहता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बड़े गौर से देखना। निदा फाइली ने ये शेर किसके लिए लिखा था हमें पता नहीं, पर इन दोनों हरीश रावत को उत्तराखंड में लोग बड़े गौर से देख रहे हैं। देखें उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ, तब तक के लिए सादा पढ़ो।